पाठ 8 मरणोत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं। प्रायः हम इनसे रहन सहन और तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीख लेते हैं। इसी प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए और यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने और उन्होंने हमसे बहुत सी बातें सीखी। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईस्वी पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में मौर्यों का स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कर्ण और सातवाहन। इनमें सातवाहन आंध्र शब्द से अधिक प्रसिद्ध हुए। शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य भाग की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। कर्ण वंश अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके सचिव वसुदेव ने की तथा 75 ईसा पूर्व के कर्ण वंश की नींव रखी। इसमें केवल 4 शासक ही हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मन। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा कर दी गई। सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी तक। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से एक विशाल राज्य की स्थापना की। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण हुआ। इनमें कार्ले का चैत्य का मंडप प्रसिद्ध है। यह मानचित्र है कार्ले का चैत्य का भीतरी दृश्य। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते थे। पश्चिमोत्तर भारत में भी मौर्य का स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंदू, यूनानी, शक, पहल और कुषाण। सबसे अधिक विख्यात हिंदू यूनानी शासक मिनांडर हुआ। वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। उसकी राजधानी पंजाब में साकल आधुनिक सियालकोट थी। यूनानियों के बाद शक आए। शक शासकों में रुद्रदामन प्रथम सबसे अधिक विख्यात शासक थे। शक के बाद पहलो पार्थियाई ईरान से भारत आए। वे शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। पहलुओं के बाद कुषाण आए। कुषाण शासकों में कनिष्क प्रथम सर्वाधिक विख्यात शासक हुआ था। इतिहास में 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति को भी आयोजित करवाया था। पारस्परिक आदान प्रदान। तकनीकी। भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी के पिघलाकर सिक्के बनवाने का नया तरीका सीखा। यह विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़े के लगे ठप्पे के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। इन सिक्कों से राजाओं के चित्र व लिपि बहुत ही सुंदर स्पष्ट थी। यह मानचित्र देखिए। कुषाण कालीन सोने का सिक्का। यह चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का है। इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्कों से ये किस प्रकार और कितने भिन्न हैं। पहनावा। शक व कुषाण पगड़ी, कुर्ती, पजामा, लंबे जूते और भारी लंबे कोट शेरवानी को प्रचलन में लाए। व्यापार। मध्य एशिया व रोशन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच से के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था। कनिष्क ने तक्षशिला पुरुषपुर नगर का सुंदरीकरण किया और कश्मीर में कनिष्कपुर नगर आधुनिक गाजीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए
रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर मिले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। यह मानचित्र देखिए, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति। यह मानचित्र सामने दर्शाया गया है। इसे आप समझ सकते हैं कि यह मानचित्र भारत की किस तरह कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं आसानी से। संकेत, ये रेशम मार्ग। आगे लिखा है, मानचित्र देखकर लिखिए उन देशों का नाम लिखिए जिन देशों से होकर रेशम का व्यापार होता था। हिंद यूनानी के संपर्क से खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते हैं, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। यह हमने यूनानियों से सीखा। यूनानी औषधि पद्धति के विषय में जानकारी हुई। आगे, कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। मूर्ति कला। कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र मथुरा एवं गांधार थे। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभा मंडल है तथा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई है। राज्य व्यवस्था। राज्य में देवत्व की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई। सहानुशाही की अवधारणा कुषाणों की देन है। उन्होंने भारत से क्या सीखा? विदेश से आए आक्रमणकारियों ने इस देश की संस्कृति को आत्मसात कर लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में संयुक्तता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता एवं वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं, को ही आदर्श माना गया है। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। और भी जाने, सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का कुषाण शासक भीमकायडी ने जारी किए। कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसी समय बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, हीनयान और महायान। कनिष्क महायान का संरक्षक था। और आगे जो है ये अभ्यास, तो अभ्यास जैसे है शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आप इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और इसी तरह जो प्रश्न है बार बार पढ़ने और लिखने से स्वतः अपने आप दिमाग में चलने लगता है और कभी नहीं भूल। और आगे जो है सही कथन के सामने सही और गलत कथन, तो ये भी बहुत आसानी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो ये आप लोग आसानी से पढ़ने पे याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर अगली वीडियो में अगले पाठ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।